और उसके नीचे दूर दूर तक इकट्ठा हुआ पानी। रहने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। फिर भी जहां तक नजर जाती है इक्का दुक्का इंसान ही दिखाई पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? पथरीली जमीन में खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है। फलदार वृक्ष की जगह हर तरफ जंगली पेड़ ही दिखाई पड़ते हैं। जहां भोजन नहीं वहां जीवन की संभावना नहीं। मेरे लिए तो ये एक अद्भुत दृश्य है, विहंगम, मन को पूरी तरह से शांत कर देने वाला। यहां कर लगता है कुछ दिन इन्हीं पहाड़ों के नीचे झील के पास किसी पेड़ की छांव में यहां बिखरे पत्थरों से एक झोपड़ी बनाकर रहा जाए। पर कुछ लोग मेरी इस सोच पर पहले से ही पालन करते हुए नजर आ रहे थे। कोलाहल से दूर एकांत में प्रकृति के बीच जीवन यापन का अनुभव कैसा होगा। मन हुआ कि जाकर उनसे बातचीत करके देखूं। फिर आकाश में चमकते हुए सूरज ने मुझे सीमित समय का आभास कराया। विचारों को वहीं त्याग कर मैं लखनिया दरी की तरफ बढ़ चला। आज से कुछ साल पहले गूगल मैप से यह ज्ञात हुआ कि मिर्जापुर में कई झरने हैं, जैसे लखनिया दरी, चूना दरी, चंद्रप्रभा नदी पर देवदरी, राजदरी, सिद्धनाथ की दरी आदि। और तब से मुझे इस प्राकृतिक सुंदरता को आत्मसात करना था, देखना था, अनुभव करना था। प्रकृति की सुंदरता ही मन को शांति, स्थिरता, संतुलन एवं आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है। बातों बातों में आखिरकार अपने गंतव्य तक आ ही पहुंचे। तो लीजिए, यह है लखनिया दरी। दरी अर्थात पहाड़ की तराई में बहने वाला झरना। यहाँ कई तरह के लोग आते हैं, कुछ शादीशुदा अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने, कुछ ताजा ताजा प्रेमी युगल मौका देखकर पत्थरों की ओट में आनंद विहार करने, कई कुंवारे लड़के झुंड में जलप्रपात के साथ सुंदरियों को ताड़ने, इक्का दुक्का वो लोग भी जो हर एक व्यक्ति पर बारीक नजर रखते हैं कि जैसे ही व्यक्ति का अपने सामान से ध्यान हटे वैसे ही ये लेकर चंपत हो जाए। कुछ मेरे जैसे यूट्यूबर जो दिख जाए बस वही देखने आते हैं ताकि आपको दिखा सके। पर इस देखा देखी में अगर कुछ काम की बात भी निकल आए तो भ्रमण का आनंद सार्थक हो जाता है। हर खूबसूरत चीज खतरनाक भी होती है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? बेशक जो शादीशुदा हैं उन्हें पता है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए ये झरना एक उदाहरण है। अगर आप यहाँ कभी घूमने आए और आसमान पर काले काले बादल हो तो भूल कर भी इस पत्थर से आगे जाने का जोखिम मत उठाइएगा। हल्की सी भी बारिश से यहाँ पर जल तांडव शुरू हो जाता है। अगर आप रास्ते में फंस गए तो कई घंटों तक फंसे ही रहेंगे। यदि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है तो जान भी जा सकती है। पर डरिए मत, इसके बावजूद ये जगह सुरक्षित है, परिवार के लिए भी और नई नवेली गर्लफ्रेंड के लिए भी। जगह जगह पुलिस कर्मी इसलिए तैनात है ताकि किसी की हिम्मत न हो पर्यटकों को परेशान करने की। पर इस सुरक्षा की सीमा रेखा भी है। इस पत्थर के आगे न तो पुलिस है, न ही प्रकृति के रौद्र रूप से आप सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी रोमांच की तलाश में लोग इस पत्थर के आगे 1 किलोमीटर पैदल चलकर आखिरी छोर तक पहुंचते हैं। यहाँ का दृश्य अविस्मरणीय है, अद्भुत, विहंगम, विस्तृत, विराट, विलक्षण। कितने भी शब्द लिख दिए जाएं सब कम है। कौन कहता है कि उत्तर प्रदेश में झरने नहीं हैं? एक बार मिर्जापुर तो आइए। छोटा सा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यहाँ भी बसता है। झरने से गिरने वाला ये जल नीचे प्रवाहित होते हुए जहाँ एकत्रित होता है वहाँ का दृश्य भी दर्शनीय है। इस दृश्य को देखकर एक रहस्यमयी झरने की याद आ गई। क्या आपने रहस्यमयी यौवन के झरने के बारे में सुना है? बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था, उस किताब का नाम याद नहीं। एक ऐसा झरना जिसका पानी पीकर लोग सैकड़ों सालों तक जवान बने रहते हैं। किताब में बड़ा ही तार्किक कारण दिया गया था, जो कि झरने में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का तत्व घुला हुआ था जो बड़ी संख्या में जंगलों के रूप में उसके चारों तरफ उगे हुए थे। यह तत्व शरीर में जाकर बुढ़ापे को तीव्र करने वाले कारकों को बहुत ही मंद कर देते थे। ये किंवदंती है या यथार्थ पता नहीं। उस किताब में उस झरने का स्थान स्पष्ट नहीं था,
इंटरनेट पर भी उसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस दृश्य को देखकर और भी बहुत सारे विचार दिमाग में घूमने लगे थे। बात लगभग 25 साल पुरानी है। तब शायद मेरी उम्र रही होगी 15 साल। यह वो समय था जब डरने में अलग ही आनंद आता था। भूत वाली फिल्में तकिए के नीचे सिर दबाकर हल्की सी झिर्री बनाकर देखने का वो रोमांच अब कहाँ। पता नहीं कब भूतों पर से भरोसा उठ गया और उसी के साथ हॉरर फिल्में पूरी तरह नीरस हो गई। विज्ञान में ज़्यादा दिलचस्पी लेने का ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मुझे। लेकिन आगे चलकर क्वांटम भौतिकी ने एक बार फिर से उम्मीद पैदा कर दी। चलिए वो किस्सा फिर कभी। वापस लौटते हैं बचपन पर। उस समय मैं कक्षा 8 का होनहार विद्यार्थी हुआ करता था, निहायत ही शर्मीला। इतना कि लड़कियों को नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। क्या मैं उनसे डरता था? बस उनका सामना कैसे करूं कभी किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए हिचकता था। मेरी इस हिचकिचाहट ने मुझे कला, गणित एवं विज्ञान की तरफ ढकेल दिया। लोग मुझे साइंटिस्ट कहते थे क्योंकि ज़्यादातर मैं वैज्ञानिकों की ही बातें किया करता था। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें थीं, टीवी, रेडियो, स्कूटर, ये सब वैज्ञानिकों ने ही तो बनाया था। तो मैं भी बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता था। क्या? पता नहीं। इस पता नहीं ने ही मुझे धीरे धीरे दूसरी ओर विस्थापित करना शुरू कर दिया। आज भी मुझे याद है खुद की बनाई हुई पेंटिंग, जिसमें मैंने एक झरने के किनारे एक पेड़ और एक कच्चा मकान बनाया था। रंगने के बाद भी वो बात नहीं आ पा रही थी, तो मैंने उस पर फेविकोल लगाकर सुखा दिया। ये मैंने कहाँ से देख कर किया ये मत पूछिए। मैं अपने जीवन में ऐसे ही ऊटपटांग काम करता आया हूँ, ज़्यादातर का कोई सिर पैर नहीं होता था, न ही कोई परिणाम निकलता था। लेकिन ये फेविकोल वाला आइडिया काम कर गया। उसके रंग ऐसे लगने लगे जैसे कि मशीन से बने हो। मेरी कला के टीचर ने 5 मिनट तक घुमा घुमा कर हर कोण से उसका मुआयना किया। फिर मेरी तरफ विचित्र नजरों से देखा, जैसे कि उन्हें शक हो कि क्या ये पेंटिंग मैंने ही बनाई है। लेकिन अंत जब उन्होंने बड़ा सा गुट लिख कर मेरी पीठ थपथपाई, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके इस प्रतिक्रिया का मेरे ऊपर कितना गहरा असर हुआ। रात भर मैं उस पेंटिंग को अपने सीने से चिपका कर सोया रहा। पर एक और मजेदार बात हुई थी। वो जिस जगह बैठते थे उसके ठीक सामने लड़कियों की पंक्ति शुरू होती थी। उन्होंने गुड लिखकर लड़कियों की तरफ दिखाकर कहा, क्या तुम लोग इतना सुंदर बना सकते हो? उस वक्त मैं उनके ठीक बगल में ही खड़ा हुआ था। जब सारी लड़कियां बहुत बारीकी से हाथ में लेकर उसे देखने लगी, तब एक जोड़ी खूबसूरत आंखों ने भी उसे देखा। यह वो चेहरा था जिस पर कक्षा का हर विद्यार्थी आसक्त था। हमेशा उसके द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रशंसा होती थी। उसने पेंटिंग से एक बार नजर उठाकर मुझे देखा। भूल से मेरी भी नजरें उससे टकरा गई। बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसे न्यूटन को सेब के गिरने पर गुरुत्व का विचार आया हो, जैसे आर्किमिडीज ने पानी में कूदकर उत्प्लावन बल की खोज की, जैसे आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण खोज निकाला हो, या फिर जैसे आर्यभट्ट को शून्य का विचार आया। मैं हमेशा ऐसा ही था, विज्ञान के बिना अपने जीवन की किसी भी घटना की व्याख्या और तरीके से कभी कर ही नहीं पाया। उस वक्त तक क्वांटम भौतिकी का मेरे जीवन में प्रवेश नहीं हुआ था, वरना मैं उसे पक्का प्रपोज मार देता। आज सोचता हूं तो लगता है कि अच्छा है उसने पेंटिंग्स को देखकर ऐसे मुंह बनाया जैसे कि ठीक ठाक है, कोई खास नहीं। अगर उसने नजर भरकर देखा होता तो शायद पीके सिंह यूट्यूबर की जगह पीके सिंह पेंटर बन गया होता। पर देखा जाए तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले मैं स्केच से चित्र बनाया करता था और आज कैमरे से। तो अपने जीवन से एक सिद्धांत मैंने निकाला, अगर इस दुनिया में मादाएं न होती तो नर की शक्ति एवं बुद्धि का क्या कोई अर्थ होता? मादा को प्रभावित करने के लिए प्राणी जगत में नर अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन करता है। यह दिखावा गुप्त रूप से अमर होने का लालच है। प्रश्न है कैसे? ताकि मादा नर के अस्तित्व का विस्तार कर सके, उसके बच्चे को जन्म देकर।
भविष्य में भले ही वो ना रहे, लेकिन उनके अस्तित्व का कुछ अंश उनके बाद भी सक्रिय रहे। दरअसल ये सारा खेल बस अमर होने का है। वासना सृष्टि द्वारा रची गई वह प्रक्रिया है जो आपको भौतिक रूप से अमर बनाने का एक माध्यम प्रदान करती है। सृष्टि के लिए हमारे विचारों का कोई मोल नहीं, इसलिए विचारों की अमरता के लिए उसने कोई भी तरीका विकसित किया ही नहीं, लेकिन हमने किया, क्योंकि सिर्फ भौतिक अमरता ही काफी नहीं थी। मरने के बाद हम अपने विचारों को भी जीवित रखना चाहते थे। इसी इच्छा ने मूर्तियां, चित्र, लेख, किताब, इंटरनेट, वीडियो, इन सब की शुरुआत की। पिकासो मर गए, लेकिन फिर भी हम उनके चित्र देखते हैं। वह हमारे विचारों में अभी भी जीवित हैं। आइंस्टीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके द्वारा लिखे गए समीकरण और सापेक्षिकता का सिद्धांत विज्ञान में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। नील्स बोर, मैक्स प्लांक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने सृष्टि के उस गुप्त नियम को खोज निकाला जिसे हम कहते हैं क्वांटम भौतिकी, जिससे किसी भी चीज की व्याख्या की जा सकती है। न जाने कितने अभिनेता, लेखक, निर्देशक, संगीतकार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चलचित्र, किताब एवं संगीत के माध्यम से वह अभी भी जीवित है। क्वांटम कंप्यूटर धीरे धीरे अपने चरम की ओर विकसित हो रहा है। यदि ये उस सीमा तक विकसित हो पाया कि हमारी चेतना को उसकी स्मृतियों के साथ अपने भीतर सुरक्षित रख सके, तो उस दिन हमें सेक्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम बिल्कुल वही अमरता हासिल कर चुके होंगे जो हम चाहते हैं। वह व्यक्ति जो अमर हो चुका है, वो अपने बच्चे क्यों पैदा करना चाहेगा? आपके बच्चे आपका वंश नहीं, बल्कि आपके प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। उद्देश्य खत्म तो प्रक्रिया खत्म। यह सृष्टि के मूलभूत नियमों में से एक है। निराशा इस बात की है कि इस अमरता में शायद हम शामिल ना हो पाए। हमारी अगली पीढ़ी के लिए यह संभावना हमसे अधिक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि इसी से YouTube के लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। शीघ्र ही पुनः वापस आऊंगा कुछ नया लेकर। तब तक के लिए विदा।